ओवरऑल हमें समझना हो कि कौन सी महिलाएं हैं जो रिस्क पर हैं कि इनमें फाइब्रॉइड होने के चांसेस हैं, तो वो लिस्ट ऑफ ग्रुप कौन कौन सा होगा? अगर लिस्ट ऑफ ग्रुप, सबसे पहले तो जेनेटिक्स को ज़रूर देखना है, और ये हमें नहीं पता क्यों होता है, पर डेफिनेटली अगर फैमिली हिस्ट्री है, मदर को है, मासी को है, तो ज़्यादा रिस्क है। जो लोग ज़्यादा प्रोसेस फूड खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह कम ले रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे ब्यूटी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स भी हैं जिनमें एस्ट्रोजन रहते हैं, तो बहुत इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो कौन सा हम ऐसा मार्कर समझे कि इस दौरान आपके पीरियड्स में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, तो वो आपको एक फाइब्रॉइड का रिस्क जो है वो बढ़ा सकता है? अगर कभी भी 20 से 40-50 साल की उम्र में जब आपके पीरियड आ रहे हैं, उस टाइम में आपको लग रहा है कि पीरियड्स बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, हैवी पीरियड्स आ रहे हैं, 7-7 दिन तक आपके पीरियड रह रहे हैं, आपको हर 2-3 घंटे में पैड बदलना पड़ रहा है, क्लॉटिंग हो रही है, तो ये सब, और पेनफुल हो रहे हैं आपके पीरियड्स, तो अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं तो डेफिनेटली आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अभी तक आपने अपने करियर में कुछ ऐसा है कि देखें और कितने हो सकते हैं? ऐसा कोई डेफिनेट वो तो नहीं है, बट एनीबडी कैन हैव 1 फाइब्रॉइड आल्सो और 45 फाइब्रॉइड्स आल्सो। 45 तक तो मैंने देखे हैं। जब आपको 1, 2, 3 फाइब्रॉइड्स होते हैं तो वो यूजली बिग फाइब्रॉइड्स होते हैं, दे मे गो अप टू 16, 18, 20, 24 सेंटीमीटर, वेयर यू फील लाइक के पेट बिल्कुल प्रेग्नेंट 9 मंथ वाला हो रखा है। हाँ, मतलब पेट फूला पूरा फूला क्या, 9 मंथ प्रेगनेंसी जैसी लेडी लग रही होती है। ओके, तो और ये उसको पता ही नहीं होता कब से पड़े। तो ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, क्या ये कैंसरस होते हैं या नॉन कैंसरस होते हैं? गुड न्यूज़ इज कि मेजॉरिटी ऑफ फाइब्रॉइड्स नॉन कैंसरस होते हैं, 1 in 1000 फाइब्रॉइड कैंसरस होते हैं। 6-7 बदलाव हो रहे हैं, एक बार फाइब्रॉइड्स की तरफ अलर्ट हो जाना चाहिए, ये रेड फ्लैग्स जो हैं वो ज़रूर देखें। हाँ, तो सबसे कॉमन तो हमने डिस्कस किया कि पीरियड्स का इशू हो रहा है, क्लॉटिंग हो रही है, हैवी आ रहे हैं, ज़्यादा दिन तक रह रहे हैं। सेकेंडली हम दे सकते हैं कि प्रेशर सिम्टम्स हो रहे हों, कॉन्स्टिपेशन परसिस्टेंट है, या बहुत फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है। तीसरा, आप बैक एक के लिए भी देख सकते हो कि आपको बहुत बैक एक रहती है, या फिर कांस्टेंट पेल्विक पेन रहता है, पेट के लोअर हिस्से में आपको दर्द महसूस होता रहता है। पीरियड्स बहुत हैवी आते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, या उस दौरान बहुत ही ज़्यादा क्लॉट्स निकलते हैं। इवन अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो इसके पीछे फाइब्रॉइड्स एक कारण हो सकता है। आजकल महिलाओं में फाइब्रॉइड्स के केसेस बहुत ही ज़्यादा देखे जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के तमाम कन्फ्यूजन रहती है लोगों के मन में कि क्या ये कैंसरस तो नहीं है, किससे कहीं कैंसर तो नहीं होने लगेगा, या ये नॉन कैंसरस है तो इसका इलाज कैसे होगा, और हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी बॉडी में फाइब्रॉइड्स हो चुके हैं। ऐसे में हमने सेशन को इसलिए ऑर्गेनाइज किया है सो दैट आप जो हैं वो फाइब्रॉइड्स के बारे में हर एक डिटेल जो जानकारी है वो जान सकें, समझ सकें कि ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो फाइब्रॉइड्स होने के रिस्क पर हैं, इसके लक्षण समय रहते कैसे पहचाना जा सकता है, इसका इलाज क्या है, और सबसे ज़रूरी अर्ली डिटेक्शन से क्या इसको पूरी तरह से कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है या नहीं। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजूषा गोयल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, सीके बिरला हॉस्पिटल, दिल्ली में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि ये जो टॉपिक है, जो आई थिंक हम सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि जिस हिसाब से इसके केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमने भी इस सेशन को इसलिए ऑर्गेनाइज किया है। हम चाहते हैं डॉक्टर कि सबसे पहले इस पॉडकास्ट की शुरुआत इसी से की जाए कि आप एक ना सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में हमारी ऑडियंस के लिए एक बार बता दें कि फाइब्रॉइड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, और इससे क्या तकलीफ महिलाओं को हो सकती है। फाइब्रॉइड्स एक तरह की रसोली है, तो इसको ट्यूमर वर्ड देते हैं तो थोड़ा डर लगता है, तो इसको हम यूट्रस की गांठें कह सकते हैं। जो यूट्रस की लेयर्स हैं वो मसल्स होती हैं, फाइब्रस टिश्यू होता है, और उन्हीं की अगर अनवांटेड ज़्यादा ग्रोथ होने लगे तो वहाँ पर गांठें बन जाती हैं। और इनकी लोकेशन बड़ी अलग अलग हो सकती है, यूट्रस के अंदर की तरफ हो सकती है, लेयर में हो सकती है, बाहर की तरफ हो सकती है। तकलीफ़ें, ऐसा मानो कि बहुत सारे फाइब्रॉइड्स तो पता ही नहीं चलेंगे मरीजों को कि भाई हमें फाइब्रॉइड्स हैं, एंड वुमेन विल नो लेट 50s व्हेन दे डू इंसिडेंटली सम अल्ट्रासाउंड दे विल गेट इट डायग्नोस्ड। मेजरली तकलीफ है उसके हैवी पीरियड्स होना, जिनको कि वो नॉर्मल मान लेगी, और उसके हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, या प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या उसको यूरिन की बहुत फ्रीक्वेंसी है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या फिर अचानक ऐसे पेट फूला फूला लग रहा है तो लंप फील हो रहा है। तो देयर कैन बी नंबर ऑफ वेज बाय विच फाइब्रॉइड्स जो है वो अपने आप को दिखा सकते हैं।
ठीक है। आपने कहा जैसे जो फाइब्रॉइड्स होते हैं शुरुआत में इतने सिम्टम्स नहीं प्रेजेंट करते और इस तरीके जो लक्षण हैं वो महिलाएं अक्सर इग्नोर कर देती हैं, उन्हें लगता है कि नॉर्मल है, ज़्यादा बातचीत नहीं करती हैं। तो जो फाइब्रॉइड्स है वो सबसे ज़्यादा किस एज ग्रुप की महिलाओं में कॉमन है या पाया जाता है? फाइब्रॉइड्स अगर आप देखेंगे तो मेजरली हार्मोन रिप्रोडक्टिव एज का ट्यूमर है या गांठ है, तो ये आपको मिलेगी 30 से 50 साल की उम्र में। Okay. तो जो छोटी महिलाएं हैं, लड़कियां, उनमें ये प्रॉब्लम कम से कम होगी और बहुत कम डिटेक्ट होगा। और 50 के बाद मेनोपॉज आ जाता है तो वैसे ही फाइब्रॉइड नहीं बनेंगे, अगर नहीं है तो डिटेक्शन 30 से 50 ईयर्स में ही आप देख पाएंगे। ऐसा है कि अर्ली एज में ही फाइब्रॉइड्स बनने की शुरुआत हो जाती है, लेकिन पता हमें 30 से 50 साल की उम्र में चलता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सबको अर्ली एज में बनने की शुरुआत हो जाए, क्योंकि फाइब्रॉइड्स बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। जेनेटिक्स तो डेफिनेटली एक बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, माँ, दादी, मासी, उन लोगों को फाइब्रॉइड है तो आप थोड़ा सा रहेंगे, ध्यान रखेंगे तो फाइब्रॉइड्स आपको मे बी अर्ली एज से आप डिटेक्ट कर रहे हो या पता चल जाए। अदरवाइज मेजरली 20 साल के बाद ही इन लोग की शुरुआत ज़्यादा होगी। ओके इसमें आपने कहा ना जो लोग रिस्क पर हैं, अगर फैमिली हिस्ट्री है, तो अगर ओवरऑल हमें समझना हो कि कौन सी महिलाएं हैं जो रिस्क पर हैं कि इनमें फाइब्रॉइड होने के चांसेस हैं, तो वो लिस्ट ऑफ ग्रुप कौन कौन सा होगा? अगर लिस्ट ऑफ ग्रुप, सबसे पहले तो जेनेटिक्स को ज़रूर देखना है, और ये हमें नहीं पता क्यों होता है, पर डेफिनेटली अगर फैमिली हिस्ट्री है, मदर को है, मासी को है, तो ज़्यादा रिस्क है। सेकेंड्स हार्मोन ही मेजरली रोल कर रहे हैं आपके फाइब्रॉइड्स के बनने में। तो जिनमें भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा है बॉडी के अंदर फॉर एनी रीज़न, उन लोगों में भी ज़्यादा चांसेस है कि फाइब्रॉइड होगा। तो लाइफस्टाइल का भी डायरेक्टली रिलेशन हो गया। जो ओबीज लेडीज़ हैं, ज़्यादा रेड मीट खा रही हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी का भी रोल आया है इसमें। और दूसरा रेस का भी फ़र्क है। साउथ ईस्ट एशिया और एशियन फीमेल्स हैं, ब्लैक वुमेन्स हैं, उनमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क है कंपेयर टू वाइट वुमेन। एंड अनदर थिंग एनवायरमेंटल, डेफिनेटली जो लोग ज़्यादा प्रोसेस फूड खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह कम ले रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे ब्यूटी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स भी हैं जिनमें एस्ट्रोजन रहते हैं, तो बहुत इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। ओके आपने ये जो चीज़ें बताई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आई गेस इस पे हम थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करने की, समझने की कोशिश करते हैं। आपने सबसे पहले मेकअप प्रोडक्ट्स की बात कही। आज के समय में अथाह मेकअप प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, मतलब हर एक चीज़ के लिए आपको अलग अलग दिख जाएंगे। उसमें भी बहुत सारे नए नए सीरम्स आ गए हैं, क्रीम्स आ गए, टिंट्स आ गए, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें आजकल लोग जो है लगा भी रहे हैं, इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। स्पेसिफिक कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या स्पेसिफिक कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो अगर कोई महिलाएं परचेज करती हैं तो ज़रूर देखें कि इसकी वजह से शायद जो है फाइब्रॉइड हो सकता है? सिर्फ हार्मोन रिलेटेड कंटेंट जिसमें हैं, जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, या इवन मेल हार्मोन एंड्रोजन्स हैं, क्योंकि वो भी फाइब्रॉइड्स के पास एक मस्कुलर वॉल में एरोमेटेज एंजाइम रहता है जो उसको कन्वर्ट कर लेता है। तो जो भी हार्मोन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो कि हार्मोन डिराइव्ड है या हार्मोन कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट्स में ज़रूर देखना चाहिए। ओके इसको रेगुलर बेसिस पर लगाने से रिस्क ज़्यादा रहता है या वंस इन अ ब्लू मून कभी लगा लिया तो कम? ऐसा है, वंस इन अ ब्लू मून ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, रेगुलर लगाने से ही रिस्क पड़ेगा। ठीक है। आपने ना डॉक्टर जैसे इसमें खाने की बात कही कि जो लोग रेड मीट या प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, हम सब जानते हैं कि किस हिसाब से आजकल इस तरह के खानों का चलन बढ़ा है कि रेडी टू यूज़ या रेडी टू ईट चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड हैं कि आप उसको डीप फ्रीज करके रख दीजिए, घर आया तुरंत बना लीजिए, रोटी हो, चावल हो, छोले हो, सब चीज़ आपको उसी हिसाब से मिल रहे हैं। अगर जो लोग इस हिसाब से चीज़ें रेगुलर बेसिस पर खा रहे हैं, उनमें रिस्क ज़्यादा है फाइब्रॉइड्स होने के? डेफिनेटली, एज वी सेड के प्रोसेस फूड लेंगे या रेड मीट लेंगे तो एस्ट्रोजन क्वांटिटी बढ़ जा रही है ना, तो वो नुकसान तो कर ही रहे हैं बॉडी को। प्लास्टिक्स का यूज़, जैसे हमने छोटी लड़कियों में उनमें अर्ली प्यूबर्टी आ रही थी तो हमने मना करा कि प्लास्टिक का यूज़ कम करो। कहीं ना कहीं प्लास्टिक उसमें एस्ट्रोजन ही तो दे रहा था जो लड़की को अर्ली प्यूबर्टी आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें हमें नुकसान तो करने ही वाली हैं। तो अगर हमको ये यूज़ करना है तो हमको कंप्लेन नहीं करना कि पुराने ज़माने में तो ये नहीं होता था, हमें क्यों हो रहा है। तो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आप भी तो खुद कर रहे हैं। आपको थोड़ी सी ग्रीन वेजिटेबल, सैलेड्स और सब्जी बनाने में तो बड़ी कॉफ्त हो रही है,
तो फिर ये सब बीमारियां तो आपको लेनी पड़ेगी ना। करेक्ट। आपने प्लास्टिक का कहा, तो आजकल हर चीज़ प्लास्टिक की आने लगी है। हमारे पानी पीने के बॉटल्स से लेकर के खाना खाने की, मेकअप प्रोडक्ट्स जिसमें रहते हैं, हर चीज़ में प्लास्टिक है। इवन अगर हम छोटी मोटी चीज़ों की बात करें, कैरी बैग्स वगैरह हो गए हैं, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्लास्टिक रहता ही रहता है। तो ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स रिलीज़ होते रहते हैं हर टाइम, क्या इससे जो है वो फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं? अगेन एज आई सेड कि एस्ट्रोजन का रिलेशन है ना, माइक्रोप्लास्टिक्स को एस्ट्रोजन इम्प्लीकेशन में डाला गया है कि उससे एस्ट्रोजन का कहीं ना कहीं है, तो इसलिए अवॉइड कर ले। एग्जैक्टली तो कोई ऐसा रूल नहीं बता सकते कि प्लास्टिक से फाइब्रॉइड हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे प्रोडक्ट्स एस्ट्रोजन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसलिए अवॉइड करना है हमें। और प्लास्टिक तो किसी भी फॉर्म में एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, तो हम कुछ भी सोच के प्लास्टिक को यूज़ करना अगर बंद करें तो अच्छा ही है। करेक्ट। विटामिन डी डिफिशियंसी की आपने बात कही। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया एक सनी कंट्री है, धूप की भरमार है, बट स्टिल लोग जो है विटामिन डी से डेफिशिएंट पाए जा रहे हैं। महिलाओं में अक्सर ये ज़्यादा देखा जा रहा है। तो जिनमें विटामिन डी की कमी है, चांसेस हैं कि उनमें आगे चल करके होगा फाइब्रॉइड्स? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि विटामिन डी डेफिशिएंसी वाली सभी फीमेल्स को फाइब्रॉइड्स होगा, बट विटामिन डी एक मिसतुमर है। जैसे कि बहुत सनी कंट्री होने से कोई हमारे में विटामिन डी बहुत अच्छा नहीं आ रहा। हाँ। जब हम सब अपने विटामिन डी चेक कराते हैं तो मेजॉरिटी के विटामिन डी लो ही आते हैं, और हम सबको सप्लीमेंट लेने ही पड़ते हैं। सिर्फ सन थेरेपी और इनसे काम नहीं चलता। तो ऐसा देखा गया कि बहुत सारी चीज़ों में इसका भी रोल है, लेकिन डायरेक्टली विटामिन डी की डेफिशिएंसी कैन कॉज फाइब्रॉइड, ऐसा कहना गलत होता है। इसमें ना, जैसे आपने कहा सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं लोग, तो अक्सर विटामिन डी की कमी हो जाती है जब ओवर द काउंटर जाकर के लोग खुद से सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं। क्या एडवाइजेबल है? अगर आपका एक बार टेस्ट हो गया और विटामिन डी डेफिशिएंसी कम है, डॉक्टर ने बोला, तो आपने कभी मंथली सप्लीमेंट ले लिया, वीकली सप्लीमेंट ले लिया, तो और कुछ टाइम के लिए ले लिया और छोड़ दिया तो चल सकता है। बट अगर आप उसको बहुत रेगुलर ले रहे हैं तो विटामिन डी एक ऑयल सॉल्युबल विटामिन है, और ये टॉक्सिसिटी भी कर सकता है, और इसकी टॉक्सिसिटी के बहुत भयानक इफेक्ट है। तो मतलब आपको रैम्पेडली भी नहीं खाना है, आपने कभी ऑफ एंड ऑन लिया तो चल जाएगा। फैमिली हिस्ट्री में जो आपने शुरुआत में बात कही, अगर किसी भी महिलाओं की फैमिली हिस्ट्री रही है कि इनके परिवार में महिलाओं को फाइब्रॉइड्स थे, मेरे पास भी है चांसेस कि मुझे पास ऑन हो सकते हैं, अभी से हम क्या ऐसे प्रिवेंटिव टिप्स लें कि जो मेरी मम्मी, मासी, दादी, नानी को हुआ वो फाइब्रॉइड्स मुझे ना हो? सी हैविंग फाइब्रॉइड फैमिली में तो आपका 2-3 टाइम्स रिस्क बढ़ गया। लेकिन उसमें हमने क्या देखा कि हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, पर हम अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम अपना मीट, डायरी प्रोडक्ट्स वगैरह का कंटेंट थोड़ा कम कर ले, प्रोसेस फूड की जगह थोड़ा रॉ फूड पे चले जाएं। और ओबेसिटी बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि जो फैट टिश्यू है, फैट टिश्यू में भी एंड्रोजन्स हैं जो कि एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आप अपना वेट मेंटेन रखते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, स्ट्रेस मेंटेन करते हैं और रेगुलर चेकअप्स कराते हैं, सो दैट इज़ द ओनली थिंग यू कैन डू अबाउट इट। ये हो सकता है। अभी जो हम लोगों ने रिस्क फैक्टर डिस्कस किए, इसमें डॉक्टर पीरियड्स का आपने कहा कि एक मेजर रोल है। अगर हेवी पीरियड्स हो रहे हैं, पेन ज़्यादा हो रहा है, पीरियड्स में ऐसे क्या आप नॉर्मेलिटीज़ देखें और कब से देखें? क्योंकि कुछ महिलाओं में या कुछ मतलब लड़कियों में शुरुआत के जो रहते हैं 2-3 साल वो पेनफुल पीरियड्स के होते हैं। इवन जब मीनोपॉज भी आने वाला होता है तो आखिरी के 2-3 साल थोड़े से रहते हैं। तो वो कौन सा हम ऐसा मार्कर समझें कि इस दौरान आपके पीरियड्स में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, तो वो आपको एक फाइब्रॉइड का रिस्क जो है वो बढ़ा सकते हैं? जैसे कि आपने कहा कि मिनार्की के बाद जैसे पीरियड शुरू होते हैं तो वो 2-3 साल थोड़े इरेगुलर रहना, थोड़ा हैवी रहना नॉर्मल होता है। लेकिन ये बात आपने गलत बोली कि मीनोपॉज से पहले 2-3 साल पहले ये पीरियड्स हैवी रहते हैं और इरेगुलर रह सकते हैं, वो नॉर्मल नहीं होता। मीनोपॉज का सिम्टम नहीं है पीरियड्स का इरेगुलर होना। लेकिन अगर कभी भी 20 से 40-50 साल की उम्र में जब आपके पीरियड आ रहे हैं, उस टाइम में आपको लग रहा है कि पीरियड्स बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, हैवी पीरियड्स आ रहे हैं, 7-7 दिन तक आपके पीरियड रह रहे हैं, आपको हर 2-3 घंटे में पैड बदलना पड़ रहा है, क्लॉटिंग हो रही है,
तो ये सब, और पेनफुल हो रहे हैं आपके पीरियड्स, तो अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं तो डेफिनेटली आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, और सोनोग्राफी ज़रूरत होगी तो वो कराएंगे। सोनोग्राफी क्या होता है, कैसे फाइब्रॉइड्स का भी पता चलता है? हाँ, अल्ट्रा फाइब्रॉइड डिटेक्ट करने का सबसे बेस्ट मेथड अल्ट्रासाउंड है। ओके, अल्ट्रासाउंड तो है। प्राइमेटिव मेथड है और बेस्ट मेथड है, तो जिससे कि हम फाइब्रॉइड्स का कहाँ कितने फाइब्रॉइड्स हैं, साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है, कितना इम्पैक्ट कर रहे होंगे, इन सब चीज़ों को हम एक बार देख पाएंगे। अगर अल्ट्रासाउंड कराने कोई महिलाएं जा रही हैं तो सबसे पहले नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स मिनिमम से मैक्सिमम अभी तक आपने अपने करियर में कुछ ऐसा है कि देखें, और कितने हो सकते हैं? ऐसा कोई डेफिनेट वो तो नहीं है, बट एनीबडी कैन हैव 1 फाइब्रॉइड आल्सो और 45 फाइब्रॉइड्स आल्सो। 45 तक तो मैंने देखे हैं। बाप रे। और साइज छोटे छोटे होते हैं साइजेस, यूजली जब बहुत ज़्यादा फाइब्रॉइड्स होते हैं तो उनके साइज बड़े नहीं होते। वो छोटे छोटे होते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 0.5 टाइप्स। हाँ, बट जब आपको 1, 2, 3 फाइब्रॉइड्स होते हैं तो वो यूजली बिग फाइब्रॉइड्स होते हैं। दे मे गो अप टू 16, 18, 20, 24 सेंटीमीटर, वेयर यू फील लाइक के पेट बिल्कुल प्रेग्नेंट 9 मंथ वाला हो रखा है। हाँ, मतलब पेट फूला फूला लग रहा है, फूला क्या 9 मंथ प्रेगनेंसी जैसी लेडी लग रही होती है। ओके, तो और ये उसको पता ही नहीं होता कब से पड़े। अच्छा, तो ये जो फाइब्रॉइड्स हैं इसका जो साइज है, क्या इससे सिम्टम्स और सिवियरिटी का भी पता लगता है? फाइब्रॉइड का साइज सिम्टम्स और सिवियरिटी को ज़्यादा डिसाइड नहीं करेगा, लोकेशन ज़्यादा डिसाइड करेगी। कि अगर आपके फाइब्रॉइड यूट्रस पे अंदर की लेयर पे है तो वो ज़्यादा परेशान कर रहे होंगे। इवन छोटा फाइब्रॉइड भी बच्चा नहीं करना, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम कर रहा होगा या हैवी पीरियड्स कर रहा होगा। और एक बड़ा फाइब्रॉइड जो यूट्रस से बाहर पड़ा है वो सिर्फ प्रेशर सिम्टम्स करेगा या इंसिडेंटली डायग्नोज हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा। तो उसकी लोकेशन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपेयर टू उसका साइज। ओके। अच्छा, जो अल्ट्रासाउंड की बात आप कह रहे थे, तो ऐसे आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि वंस इन अ लाइफ टाइम आपको इस एज में एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, या जब तक लक्षण ना दिखे तब तक ना कराएं? नहीं, वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसे कुछ नहीं सोचना चाहिए, बट डेफिनेटली 40 इयर्स के बाद हमारे रूटीन हेल्थ चेकअप में अल्ट्रासाउंड एक मैंडेटरी पार्ट अब है। जैसे कि पैप्समियर, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का हम टेस्ट कराते हैं, तो पैप्समियर के साथ एक अल्ट्रासाउंड हम सबका 40 के बाद तो कहते ही हैं कर लो। उससे पहले प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड हो रहे होते हैं तो उसमें पता चल जाएगा। तो ऐसे कोई फोकस करके अल्ट्रासाउंड कराने फाइब्रॉइड के लिए नहीं जाना चाहिए, बट हाँ 40 के बाद कभी ना कभी ज़रूर कर लेना चाहिए। ठीक है। अल्ट्रासाउंड से अगर किसी महिला में ये चीज़ कंफर्म हो गई कि हाँ इनके अंदर फाइब्रॉइड्स हैं, टाइप ऑफ फाइब्रॉइड्स भी होते हैं? टाइप ऑफ फाइब्रॉइड्स तो होते ही हैं कि फाइब्रॉइड जो है वो कैल्सीफाइड हैं, उनमें डीजनरेशंस कैसी चल रही है, और फाइब्रॉइड सब म्यूकस है, पॉलीप है, जैसे हमने लोकेशन की तरह करा, ऐसे फाइब्रॉइड्स के टाइप भी होते हैं जो कि पैथोलॉजिकली डायग्नोज होते हैं। अच्छा। सो टाइप ऑफ फाइब्रॉइड्स ज़्यादा उनको नहीं करना है, वो तो सर्जिकल डायग्नोसिस है। अगर लोकेशन जो है वो थोड़ा सा हमें समझना हो कि किस लोकेशन में फाइब्रॉइड्स अगर हैं तो वो ज़्यादा डेंजरस होंगे और कहाँ होंगे तो थोड़े से कम खतरनाक होंगे? फाइब्रॉइड्स अगर आपके सब म्यूकस लेयर मतलब यूट्रस की अंदर की तरफ हैं तो वो ज़्यादा डेंजरस होंगे, ज़्यादा एनीमिया, ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम। तो जो मेजर सिम्टम्स ऑफ फाइब्रॉइड्स हैं वो ज़्यादातर सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स कर रहे होंगे। और अगर फाइब्रॉइड्स इंट्राम्यूरल लेयर में तब भी तंग कर रहे होंगे, और सबसे कम तंग कर रहे होंगे जो यूट्रस से बाहर की साइड है, पेडेंकल से जुड़े हुए हैं या सब सीरस फाइब्रॉइड्स हैं, वो सबसे कम तंग कर रहे होंगे। ठीक है डॉक्टर, आजकल जैसे हम सब जानते हैं कि पीसीओएस के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो अक्सर महिलाएं जाती हैं तो उनमें गांठ एक रहती है, तो क्या ये जो गांठ है इसका कुछ लिंक है फाइब्रॉइड से? पीसीओएस को अभी टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है और अब पीएमओएस बोलते हैं, लेकिन जो पीसीओएस के पेशेंट हैं उनमें भी एस्ट्रोजन एक्सेस है। हाँ, क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन एक्सेस है तो थोड़ी सी टेंडेंसी ज़्यादा हो गई, बट बहुत डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं क्या ये कैंसरस होते हैं या नॉन कैंसरस होते हैं? गुड न्यूज़ इज़ कि मेजॉरिटी ऑफ फाइब्रॉइड्स नॉन कैंसरस होते हैं, 1 in 1000 फाइब्रॉइड कैंसरस होते हैं। तो कॉमन मिथ है कि फाइब्रॉइड है तो कैंसर होगा, ये ऐसा नहीं है। और सभी फाइब्रॉइड्स को निकालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कैंसर का रिस्क बहुत कम होता है। तो हम रेगुलर फॉलोअप स्कैन्स और उन सब चीज़ों से इनको देख सकते हैं कि फाइब्रॉइड अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है फाइब्रॉइड तो उसमें कैंसर का रिस्क हम ज़्यादा मानते हैं। तो उसकी ग्रोथ बहुत डिसाइड करती है कि उसमें रिस्क ऑफ कैंसर कितना है। साइज से ज़्यादा उसकी ग्रोथ, इंटरवल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। मतलब लोकेशन और ग्रोथ, ये दो जो मेजर लोकेशन फैक्टर भी कैंसर को नहीं डिसाइड करेगी। अच्छा, सिर्फ ग्रोथ ऑफ फाइब्रॉइड्स कि कितना रैपिडली ग्रो कर रहा है। अगर आपका फाइब्रॉइड तेजी से ग्रो कर रहा है
सपोज आज मैंने कराया 3 सेंटीमीटर है और मैंने 3 या 6 महीने बाद कराया तो 6-7 सेंटीमीटर आ गया, तो आई विल बी वरीड। हाँ। बट अगर मेरा 1 साल के अंदर 1.5 सेंटीमीटर ग्रो कर रहा है तो आई वोंट बी दैट वरीड। ठीक है, अगर किसी को डिटेक्ट हो गया कि इनको फाइब्रॉइड्स है तो फिर क्या हर फाइब्रॉइड को निकालने की एडवाइस दी जाती है, या फिर आप पेशेंट टू पेशेंट बताते हैं कि ये फाइब्रॉइड निकालने का है या फिर इसको ऐसे छोड़ सकते हैं? हर फाइब्रॉइड को तो निकालना ही नहीं है, हाँ। और फाइब्रॉइड को देखते ही डरना नहीं है। ठीक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें देखना है कि हमने फाइब्रॉइड पता कैसे चला, हम क्यों गए थे। तो हमारा कोई ना कोई कारण था फाइब्रॉइड डिटेक्ट होने का, या तो हम डॉक्टर के पास गए थे कि हमको बहुत एनीमिया हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, फटीग है, हैवी पीरियड हो रहे हैं, या फिर हम गए थे कि भाई कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं। अगर हम किसी भी कारण से नहीं गए और हमने वैसे ही अपना एक अल्ट्रासाउंड कराया था या किसी रीज़न से कराया था जो उससे रिलेटेड नहीं होगा, तो हमें फाइब्रॉइड के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो तो इंसिडेंटल डायग्नोसिस था। बट हाँ, अब हमें पता चल गया है तो हमको उसे मॉनिटर करना है कि अगर बहुत छोटा ईयरली कर लेंगे, अगर कोई सिम्टम नहीं आ रहा, सिम्टम आ रहा है तो 6 महीने में भी कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड। उसके अलावा अगर फाइब्रॉइड कोई सिम्टम नहीं कर रहे, एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स को सिर्फ मॉनिटर ही करना चाहिए और उनको निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। उससे पहले ना हम थोड़े से सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि शरीर में ऐसे क्या बदलाव होते हैं जो इशारा करते हैं कि शायद फाइब्रॉइड्स पनप रहे हैं। हम आपसे कुछ कुछ सिम्टम्स पूछेंगे, आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या ये फाइब्रॉइड्स होने का एक इशारा है या नहीं है। सबसे पहले, अगर किसी भी महिलाएं में खून की कमी ज़्यादा होने लगे, मतलब अगर वो चेक करा रही हैं, दवाइयाँ खा रही हैं, डाइट भी चेंज कर रही हैं, उसके बावजूद भी अगर खून की कमी रहती है, तो क्या ये एक इशारा है? हाँ, अगर उसकी खून की कमी उसके पीरियड से रिलेटेड है तो उसको अपनी खून की कमी को इससे भी रिलेट करना पड़ेगा। क्या मेरे हैवी पीरियड्स आ रहे हैं कि नहीं, क्या क्लॉटिंग हो रही है, क्या ज़्यादा दिन के लिए पीरियड आ रहे हैं। अगर उसको पीरियड हैवी नहीं आ रहे और खून की कमी हो रही है तो फिर फाइब्रॉइड से रिलेट नहीं कर सकती वो। ठीक है, तो पीरियड्स में बहुत सारी लेडीज़ के साथ जैसे 3 से 7 दिन का साइकिल चलता है। शुरुआत के 1-2 दिन हैवी ब्लीडिंग रहती है, फिर बाद में नॉर्मल हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। पर 7 दिन अगर एकदम हैवी ब्लीडिंग हो कि आपको हर 3-4 घंटे पर पैड बदलना पड़ रहा है, हर बार खून के थक्के निकल रहे हैं, तो क्या ये एक इशारा है फाइब्रॉइड्स का? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट डेफिनेटली फाइब्रॉइड भी एक कारण इसमें से हो सकता है। ज़्यादातर महिलाएं हमारे पास आती ही इसी प्रॉब्लम से है कि उनको हैवी पीरियड्स हो रहे हैं और उसमें क्या कारण है, तो या तो हार्मोनल है या फिर फाइब्रॉइड है। कई महिलाओं के साथ ना गैस और अपच की भी दिक्कत होने लगती है कि पेट फूला फूला लग रहा है, ब्लोटिंग लग रही है। पीरियड्स के टाइम पर थोड़ा बहुत तो होता है, बट कई बार होता है कि चल ही रहा है एकदम। तो क्या ये भी एक समझ सकते हैं हम, कोई संकेत है फाइब्रॉइड्स का? डेफिनेटली जो बड़े फाइब्रॉइड है, सब सीरस है, पेटेंकुलेटेड है, एब्डोमेन में घूम फिर रहे हैं, जो छोटे से स्टॉक से रिलेटेड है, तो वो बड़े फाइब्रॉइड तो आते ही इसी काम से है कि उनको बहुत डिस्पेप्सिया हो रहा है, एपिगैस्ट्रिक पेन है या फिर फुलनेस हो रही है, तो ये कारण हो सकता है। डिस्चार्ज का भी कुछ रोल होता है कि डिस्चार्ज डज नॉट इंक्रीज, डिस्चार्ज का ज़्यादातर कोई रोल नहीं है। एक बार आप हमें समराइज करके बता दीजिए कि अगर आपके शरीर में ये 6-7 बदलाव हो रहे हैं, एक बार फाइब्रॉइड्स की तरफ अलर्ट हो जाना चाहिए, ये रेड फ्लैग्स जो हैं वो ज़रूर देखें। हाँ, तो सबसे कॉमन तो हमने डिस्कस किया कि पीरियड्स का इशू हो रहा है, क्लॉटिंग हो रही है, हैवी आ रहे हैं, ज़्यादा दिन तक रह रहे हैं। सेकेंडली हम दे सकते हैं कि प्रेशर सिम्टम्स हो रहे हों, कॉन्स्टिपेशन परसिस्टेंट है या बहुत फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है। तीसरा, आप बैक एक के लिए भी देख सकते हो कि आपको बहुत बैक एक रहती है या फिर कांस्टेंट पेल्विक पेन रहता है, पेट के लोअर हिस्से में आपको दर्द महसूस होता रहता है, या फिर अचानक आपको आपकी टम्मी निकली सी लग रही है। हाँ। कि आपको लग रहा है भाई ये बढ़ रहा है, ओबेसिटी तो नहीं लग रही है, इतना लोअर एब्डोमेन क्यों बढ़ रहा है। तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए कि फाइब्रॉइड हो सकती है। या फिर जो इनफर्टिलिटी की लेडीज़ हैं, जैसे जो बच्चा होने के लिए प्लान कर रही हैं, 6 महीने साल हो गया है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उन लोगों का हम अल्ट्रासाउंड कराते ही हैं और अल्ट्रासाउंड की में फाइब्रॉइड की पोजीशन ऐसी आ गई, तो उन सबको भी ये सोचना पड़ेगा। अगर फाइब्रॉइड्स किसी का कंफर्म हो गया है तो उसके बाद आप उस महिलाओं को सबसे पहले क्या स्टेप लेने के लिए एडवाइस करती हैं? फाइब्रॉइड कंफर्म हो गया अल्ट्रासाउंड में और वो मेरे पास आई थी कि उसको क्रॉनिक पेल्विक पेन हो रही है और मुझे सिर्फ 2-3 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड मिला, तो मैं डेफिनेटली दूसरे कॉज ढूंढूंगी कि कोई इन्फेक्शन है, कोई और प्रॉब्लम है। मैं फाइब्रॉइड को इग्नोर करूंगी और फाइब्रॉइड को इसमें नहीं मानूंगी। तो मैं उसके सिम्टम्स को देख के फ्यूचर में उसके फाइब्रॉइड्स को रिलेटेड क्या करना है
वो उसके सिम्टम से ही डिसाइड करूँगी और उसको कूल करूँगी कि भाई ज़्यादा टेंशन ना लो, ये फाइब्रॉइड आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है और ये फाइब्रॉइड को निकलवाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम इस फाइब्रॉइड को मॉनिटर करेंगे और सब्सिक्वेंटली देखेंगे, अभी आपको मेडिसिन दे के देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा ट्रीटमेंट सीधा ये नहीं रहेगा कि चलो फाइब्रॉइड आ गया और इसको निकाल दें। हाँ। तो हमारा सबसे पहले रहेगा कि उसके रिलेटेड सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि कभी कभी अगर किसी को पेन हो रहा है और पेन किसी और रीज़न से हो रहा है, हमने फाइब्रॉइड निकाल दिया, पेन तो ठीक ही नहीं हुआ, तो हमको देखना तो पड़ेगा ही कि ये चीज़ डेफिनेटली इससे रिलेटेड है या नहीं है। तो फाइब्रॉइड अगर नहीं निकालते हैं, अगर वहीं छोड़ देते हैं, एनी चांसेस कि वो आगे चल करके और मल्टीप्लाई हो सकता है या कैंसरस हो सकता है? फाइब्रॉइड तो हार्मोनल रीज़न से बना, हाँ। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन चाहिए थे, तो अब 50 की उम्र हो गई, 52-53 मेनोपॉज आ गया, तो फाइब्रॉइड को जो मिलने वाला फ्यूल था, एनर्जी थी, वो तो ख़त्म हो गई। हाँ। तो ये क्या करेगा, उतने ही साइज़ का पड़ा रहेगा या फिर श्रिंक हो जाएगा। और जैसे हमने डिस्कस किया कि रिस्क ऑफ कैंसर तो कम है और हम तो अपना ईयरली टेस्ट करा रहे हैं हाँ। कि इसकी ग्रोथ रैपिड हो रही है कि नहीं हो रही है, तो बस हम मॉनिटर कर लेंगे एंड वी मे लिव लाइफ लॉन्ग विद दैट फाइब्रॉइड। ठीक है, तो वो कौन से फाइब्रॉइड्स होते हैं या कितने नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स होते हैं जिनको आप निकालने के लिए सलाह देते हैं कि इसको आप निकलवा लीजिए? अगर फाइब्रॉइड्स मोर देन 10 सेंटीमीटर चल रहे हैं और प्रेशर सिम्टम्स कर रहे हैं या लंप है, तो बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स रहते हैं तो हम जनरली कहते हैं, क्योंकि उनको बहुत मॉनिटर कर पाना और ज़्यादा ध्यान दे पाना ज़रूरी नहीं है कि कर पाए। और दूसरा, हम जो लेडीज़ हमारे पास आती हैं हम उनके बारे में भी असेस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ब्लैंकेट रूल नहीं बना सकते। अब कोई लेडी को तो डॉक्टर के पास लेकर ही नहीं जा रहे हैं और वो बड़ी मुश्किल से डॉक्टर के पास पहुंची है और शायद वो मॉनिटर ही नहीं करा पाएंगे, फाइनेंशियल इश्यूज भी रहेंगे, इतना हेल्थ को लेके तो कंसर्न भी नहीं है ना हमारे देश में। तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि किस लेडी को हम क्या सलाह दें। सबको एक जैसी सलाह नहीं दे सकते। ठीक है, इसमें जैसे आपने कहा ना कि अगर फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत बड़ा है या नंबर ऑफ फाइब्रॉइड ज़्यादा हैं तो आप उसको निकलवाने की सलाह देती हैं। उसके पहले आपने कहा कि मेडिसिन भी दी जाती है। क्या अगर फाइब्रॉइड्स ऐसे हैं जो ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे तो दवाइयों से वो खुद ही श्रिंक हो जाते हैं? नहीं, कोई दवाई नहीं करनी चाहिए। अगर आपको फाइब्रॉइड्स कोई परेशान नहीं कर रहे तो आपको उसकी दवाई नहीं खानी। आजकल GnRH, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, बड़ी तरह तरह की दवाइयाँ फाइब्रॉइड्स की मार्केट में चली हुई हैं और मरीज को भी लगता है और डॉक्टर को भी लगता है, कुछ मेडिसिन उसको लगेगा कि मैंने कुछ इलाज ही नहीं किया, मैंने उसे कह दिया जाओ भाई सब ठीक है और कुछ इलाज नहीं करा। लेकिन ये पेशेंट के पर्सपेक्टिव से तो अच्छा नहीं है ना। वो हार्मोनल ट्रीटमेंट, इस तरह की दवाइयाँ क्यों खाए जब तक कि फाइब्रॉइड आपको परेशान नहीं कर रहा है या आप किसी कारण से उसका डिटेक्शन नहीं हुआ है, तो आप बेमतलब दवाइयाँ क्यों खाओगे? और उसका ग्रोथ भी अगर 1 सेंटीमीटर 1.5 पर ईयर चल रही है तो कोई ऐसी बात नहीं है। और जो बहुत बड़े फाइब्रॉइड हैं उनको तो दवाइयों का कुछ असर होने भी नहीं वाला। तो ऐसा तो है नहीं कि आप 12 सेंटीमीटर के फाइब्रॉइड को 4 सेंटीमीटर कर लोगे दवाई खा के। और दूसरा, जब तक पीरियड्स आ रहे हैं फाइब्रॉइड्स तो बढ़ेंगे ही। तो आपने ऐसा भी नहीं कि 1 महीना दवाई खा ली और आपका काम हो गया और दवाई छोड़ दो, तो क्या लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ खाते रहोगे जब तक पीरियड बंद नहीं होंगे? तो इसीलिए हमेशा दवाई शुरू करने का भी कोई मेजर रीज़न रहना चाहिए। जैसे इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं या कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो बहुत नियर टू मेनोपॉज हैं और उनको प्रॉब्लम हो रही है, अब हमें पता है साल में इसके पीरियड बंद हो जाएंगे, तो उनको हम ऐसी चीज़ें देते हैं, तो बेटर ऑप्शन। इसमें ऐसा है क्या कि अगर किसी महिला को लंबे समय से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो वो फाइब्रॉइड्स की तरफ एक बार सोच सकती हैं कि शायद ये तो कारण नहीं है? हाँ, ये जैसे कि हमने लोकेशन डिस्कस करी थी कि अगर फाइब्रॉइड्स यूट्रस के अंदर की तरफ रहते हैं तो वो डेफिनेटली इम्प्लांट नहीं होने देते एम्ब्रियो को और मिसकैरेज का भी रिस्क बढ़ा देते हैं। तो उन केसेस में तो हम हिस्ट्रोस्कोपी डायग्नोस करके उसको नीचे से ही बिना बच्चेदानी खोले निकाल सकते हैं। बट अगर फाइब्रॉइड्स बाहर की तरफ है तो वो ये सब परेशानियां बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे उनका साइज नंबर कितना रहे। हाँ, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स अगर बड़े हैं तो वो भी इनफर्टिलिटी कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी करा देते हैं फाइब्रॉइड्स? पीछे की तरफ रेक्टम है तो डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन तो कर ही सकते हैं। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन चल रहा है तो, वरना कॉन्स्टिपेशन तो आजकल आप सबके खाने पीने से रिलेटेड ही है, पहले उसको ठीक करना चाहिए। ठीक है, इसमें ऐसा है कि जैसे जो लोग IVF के लिए जाते हैं तो उनका भी फाइब्रॉइड से कुछ लिंक होता है कि वो फेल हो सकता है IVF? अगर फाइब्रॉइड्स 3-4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो यूजली IVF ट्राई करने से पहले
उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो फाइब्रॉइड्स इम्प्लांटेशन में जो एम्ब्रियो का है काफ़ी इफेक्ट करते हैं, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाते हैं, तो अगर ब्लड फ्लो का भी इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे केसेस में जब हम IVF प्लान कर रहे हैं जिनके बेबीज़ नहीं हो रहे, तो उन लोगों में हम फाइब्रॉइड को 4 सेंटीमीटर से बड़े फाइब्रॉइड को तो डेफिनेटली निकालते हैं। कुछ छोटे फाइब्रॉइड अगर सबम्यूकस हैं उसको हैं तो भी निकाल सकते हैं, पर फाइब्रॉइड निकालने से पहले हम उसके एग रिट्राइव कर लेना चाहते हैं। IVF के प्रोसीजर में भी हम हो सकता है फाइब्रॉइड पहले ना निकालें, हम पहले पेशेंट के एग निकाल लें, अपने एम्ब्रियो बना लें, क्योंकि जब हमने फाइब्रॉइड निकाले उसके बाद भी तो हम 2-3-4 महीने तक एम्ब्रियो दे नहीं पाएंगे, हीलिंग का टाइम चाहिए, तो उसको भी देखना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, ऐसा कुछ होता है कि जो फाइब्रॉइड से वो खुद से श्रिंक हो जाते हैं? क्योंकि कई बार लोगों के मन में धारणाएं रहती हैं कि छोटे साइज के फाइब्रॉइड से परेशान नहीं कर रहे तो छोड़ देते, खुद ही श्रिंक हो जाएंगे, होता है ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं होगा। फाइब्रॉइड श्रिंक नहीं होंगे जब तक आपके पीरियड्स बंद नहीं होते, मेनोपॉज नहीं आता। हाँ, ये हो सकता है कि आपका फाइब्रॉइड बढ़े ही ना, वही आपने देखा वही साइज पड़ा रहे, पर श्रिंक तो तभी होगा जब मेनोपॉज हो जाए, और उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि वो श्रिंक होगा। ठीक है, कुछ मिथ्स हैं इसके अराउंड में जो आप आए दिन सुनते रहती हैं अपने पेशेंट से? ज्यादातर तो लोग यही कहते हुए आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे तो रसोली हो गई है, अब ये कैंसर बन जाएगी, अब यूट्रस निकाल दो, और जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये फाइब्रॉइड्स तो 70-80% कॉमन है, 10 में से 7 औरतों को होने वाले हैं, तो सब लोग थोड़ी कोई यूट्रस निकलवा देंगे। और कईयों को लगता है कि अगर फाइब्रॉइड है तो प्रेगनेंसी ही नहीं होगी, और वो उस पर जोर देते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल ट्राई कर रहे हैं या आप IUI में जा रहे हैं या फिर एग बनने की मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, तो उन सब में फाइब्रॉइड के लिए जाना कोई ज़रूरी नहीं होगा, उसका लोकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके अलावा फाइब्रॉइड्स रहने से कुछ लोगों को लगता है कि आपका वेट ही नहीं कम होगा। जैसे कि वो कहेंगे, जैसे थायराइड को लेके भ्रांति है, ऐसे फाइब्रॉइड को लेके भी है कि अगर मुझे फाइब्रॉइड है तो मेरा वेट ही नहीं कम हो रहा, और इसका रीज़न तो फाइब्रॉइड है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों में दे आर द मिथ्स। और आपको, और दूसरा, कई लोगों को लगता है कि फाइब्रॉइड हो गया तो बच्चेदानी ही निकालनी पड़ेगी, अब कोई और इलाज ही संभव नहीं है। करेक्ट, ये रहता है बहुत ज़्यादा। आई थिंक ये सबसे एक मेजर मिथ है लोगों में कि फाइब्रॉइड्स के मतलब अब तो बच्चेदानी निकालने की नौबत, और अब हम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते। इसी पर ही आते हैं कि क्या सच में ऐसा है कि फाइब्रॉइड्स हो गया तो आपको अपनी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, या फिर क्या मतलब होता है इसके अराउंड में? क्यों बहुत सारे ऑप्शंस हैं फाइब्रॉइड्स के लिए, और ये आपकी एज पर भी डिपेंड करते हैं, और आपका सिम्टम, जैसे कि अगर बच्चेदानी में फाइब्रॉइड है और सब म्यूकस है और बच्चा नहीं हो रहा है, तो हम दूरबीन से उसको नीचे से ही निकाल सकते हैं, और जो बाहर वाले फाइब्रॉइड्स हैं उनको हम लेप्रोस्कोपी से निकाल सकते हैं। तो सिर्फ फाइब्रॉइड निकालने की भी सर्जरी होती है। अच्छा। तो अगर आप अपने यूट्रस को कंजर्व करना चाहते हैं, ये एक लेडी की चॉइस है। इवन 40 पे भी मेरे पास लेडीज आती हैं कि हमको यूट्रस नहीं निकलवाना और हमारा सिर्फ फाइब्रॉइड निकाल दें। अच्छा। तो ये आपकी चॉइस है, ये हम नहीं डिसाइड करेंगे। यंग एज में तो डेफिनेटली आप सबको यूट्रस रखना चाहिए, और अगर फाइब्रॉइड को निकालना पड़े तो सिर्फ फाइब्रॉइड को निकलवा सकते हैं, क्योंकि ये सर्जरीज अब थोड़ा बेटर टेक्नोलॉजीज है, रोबोटिक है, लेप्रोस्कोपिक है, ब्लड भी इजीली अवेलेबल है। तो इन सब चीज़ों के रहते हुए हम सिर्फ फाइब्रॉइड निकालने की सर्जरी भी कर सकते हैं। उसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट, जैसे हमने डिस्कस किया कि कुछ दवाइयाँ भी दे सकते हैं जिससे फाइब्रॉइड पे इफ़ेक्ट आ जाए और कम हो जाए। और उसके अलावा ये एम्बोलाइजेशन, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक टेक्निक होती है जिसमें कि हम एंजियोग्राफी के थ्रू, और वहाँ पर उसको जो वेसल है जो फाइब्रॉइड को फीड कर रही है उसको क्लॉट कर देते हैं। सो MR रिलेटेड HIFU और बड़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको कि हम नॉन सर्जिकल तरीके से भी फाइब्रॉइड को ट्रीट कर सकते हैं। तो सिर्फ यूट्रस निकालना ही ऑप्शन नहीं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर हमें सिंपली समझना हो कि फाइब्रॉइड को निकालने का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, कि अगर आपने कंफर्म कर लिया कि हाँ इनका फाइब्रॉइड तो निकालने वाला है, नंबर ऑफ फाइब्रॉइड, साइज ऑफ फाइब्रॉइड्स कैसे डिसाइड होते हैं कि इनमें किस तरीके से निकलेगा, एडमिट होने से पहले पेशेंट्स में क्या क्या चीज़ें दिखे जाती हैं, तो वो एक पूरा सर्जरी का प्रोसेस बता दीजिए। तो उसमें जैसे कि हम कोई भी मेजर सर्जरी के लिए करते हैं तो पेशेंट के सारे ब्लड टेस्ट, उसका हीमोग्लोबिन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर जल्दी नहीं है तो हो सकता है आयरन इंजेक्शन देके हीमोग्लोबिन बना लें, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हम नहीं करना चाहेंगे। तो बहुत सारे जो उसके एनेस्थीसिया से रिलेटेड सब चेकअप्स हैं, लीवर, किडनी के, थायराइड, शुगर, वो सब करे जाएंगे। उसके बाद पेशेंट के साथ डिस्कस करेंगे कि भाई अब आप क्या चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप 40s, 45, 50s में हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ फाइब्रॉइड निकालना है, तो फाइब्रॉइड तो दोबारा भी हो सकते हैं, हम सारे फाइब्रॉइड ना निकाल पाएँ ये भी हो सकता है। और कुछ सीडलिंग फाइब्रॉइड्स होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलते,
तो आप अगर नियरर टू मीनोपॉज़ हो या मीनोपॉज़ल हो तो यूट्रस निकालना एक बेटर सर्जरी है आपके लिए कंपेयर टू फाइब्रॉइड निकालना। और अगर आप 30, 35, 40s में हो और आप यूट्रस कंजर्व करना चाहते हो तो हम सिर्फ फाइब्रॉइड निकालने वाली सर्जरी को आपको डिस्कस करके समझाना चाहेंगे। मेथडोलॉजी हो सकती है कि ओपन सर्जरी करो, लेप्रोस्कोपी करो, रोबोटिक सर्जरी करो, तो तीनों सर्जरीज को पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को मिथ होता है कि भाई हमारा तो ये फाइब्रॉइड जो है निकालेंगे लेप्रोस्कोपी में कहीं पेट में फैल जाएगा, हमको तो ओपन सर्जरी करानी है। या उनको लगता है लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक कंप्लीट सर्जरी नहीं होती, हमको ओपन करानी है। तो पेशेंट के साथ डिस्कस करके कि हाँ ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी फाइनल वर्डिक्ट तो पेशेंट का है। हम सारे ऑप्शंस पेशेंट को दे सकते हैं, बट उसमें से वो क्या चूज़ करेंगे ये उनका भी इसमें रहेगा डिसीजन। ठीक है, तो सर्जरी एग्जैक्टली होती कैसे है, मतलब निकालने का जो प्रोसेस होता है वो कैसे किया जाता है किसी भी महिला में? जैसे मैंने कहा 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो पेट पे इंसीजन दे के, जो कि इतना बड़ा इंसीजन दे के हम फाइब्रॉइड्स को यूट्रस में से निकाल लेंगे, या फिर हम लेप्रोस्कोपी दूरबीन के थ्रू निकाल लेंगे, या फिर हम रोबोटिक तरीके से निकाल लेंगे। तो 3 ही तरिके से निकाल सकते हैं। या फिर जो सबम्यूकस वाले हैं उनको बच्चेदानी के नीचे से बिना इंसीजन दिए नीचे से ही निकाल लेंगे, हिस्ट्रोस्कोपी से निकाल लेंगे। इसमें ऐसा है कि ट्रीटमेंट के बाद, सर्जरी होने के बाद फिर से फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं? हाँ, फाइब्रॉइड का रिकरेंस रेट काफ़ी हाई है, क्योंकि अगर आप रिप्रोडक्टिव एज में करा रहे हैं और फाइब्रॉइड तो हाई हार्मोन डिपेंडेंट, तो फिर वो बढ़ा सकता है। और अगर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, स्मॉलर फाइब्रॉइड्स हैं, मिस्ड फाइब्रॉइड्स हैं, वो सब भी ये सब कर सकते हैं। और फिर हमको लगेगा हमारी सर्जरी फेल हो गई, जबकि सर्जरी फेल नहीं हुई, क्योंकि उनका तो रिकरेंस होना ही था कि दोबारा से वो बन ही सकते हैं, मसल लेयर तो वही हैं। लेकिन अगर हम नियरर टू अपने पीरियड ख़त्म होने वाले हैं तो शायद होता रिकरेंस रेट नहीं होगा। ठीक है, इसमें अगर जैसे ये सारे सर्जरी ऑप्शंस चूज़ करके जिसमें से एक कोई भी करा लिया, फाइब्रॉइड्स निकाल गए, और फिर आपने कहा कि वापस आ सकते हैं, तो वापस फिर क्या उसी सीवियरिटी के साथ आते हैं या थोड़े कम रह सकते हैं या ज़्यादा फैल सकते हैं? इट विल डिपेंड ऑन वुमेन टू वुमेन। इफ शी इज़ डूइंग हर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल सारी चीज़ें वो चेक कर रही है और अपना ज़्यादा ध्यान रख रही है, तो डेफिनेटली लेस एग्रेसिव होंगे, कम आएंगे। ठीक है। और डॉक्टर, जैसे अगर फाइब्रॉइड्स निकाल लें तो उसके बाद का क्या होता है पोस्ट रिकवरी प्रोसेस के? अगर आज निकाल लें फाइब्रॉइड्स तो फिर किन बातों का ध्यान रखें अगले कुछ दिनों तक? 15-20 दिन के लिए हम नो सेक्स कहते हैं और हैवी कुछ वर्कलोड ना करें, पर बहुत बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। विद इन अ वीक और 10 days दे आर वेरी गुड टू डू मोस्ट ऑफ देयर हाउस होल्ड लाइटर वर्क्स, किचन विचन के। और हैवियर वर्क वो 1 महीने बाद नॉर्मल सब कर सकती हैं और नॉर्मल रूटीन में आ सकती हैं। कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा है रेड फ्लैग सर्जरी के बाद देखें जो बता सकते हैं कि शायद कुछ अब नॉर्मल है या कुछ रह गया है? वो फाइब्रॉइड रिलेटेड नहीं होता, वो सर्जरी रिलेटेड ही होगा कि फीवर हो रहा है, इन्फेक्शन ना हो गया हो, कोई यूरिनरी कंप्लेंट होगी हो, बट फाइब्रॉइड का कुछ रह गया हो उसका कोई रेड फ्लैग नहीं रहेगा। वो नॉर्मल एनी सर्जिकल रिलेटेड आपके जो रेड फ्लैग रहते हैं वो सेम ही रहेंगे, इसमें कोई डिफरेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जो सर्जरी अगर किसी की हो गई है तो कोई टाइम ऐसा है कि कितने टाइम के बाद फाइब्रॉइड्स फिर से हो सकते हैं या कभी भी कितनी भी जल्दी हो सकता है? यूजली हमने उसकी ग्रोथ उसने भी देखी होती है और आइडिया होता है, तो ज़्यादातर तो 2-3 साल नहीं होते रिकरेंस। इतना टाइम तो निकल जाता है और बहुत सारे लोगों को 7-8 साल तक भी ना हो रिकरेंस, बट इट इज़ नॉट एज अर्ली एज कि 2 महीने बाद हो जाए या 3 महीने बाद हो जाए, इतनी जल्दी नहीं होते। जैसे प्रेगनेंसी हो नहीं रही थी फाइब्रॉइड्स की वजह से, अगर फाइब्रॉइड्स निकाल दिए गए हैं तो चांसेस हैं कि अब प्रेगनेंसी हो सकती है? हाँ, इसीलिए मैंने आपको क्या कहा कि फाइब्रॉइड्स निकाल देने से भी यूट्रस में दिक्कत होगी, क्योंकि हार्मोनल और वो सब ब्लड फ्लो फ़र्क पड़ेगा। तो हमको फाइब्रॉइड सिर्फ इसलिए नहीं निकाल देना चाहिए, पहले प्रेगनेंसी ना होने के बाकी सब कारणों को देखना चाहिए। उसके बाद लाइक हस्बैंड सीमेन एनालिसिस, अपना एग फॉर्मेशन, ट्यूबे ठीक है कि नहीं, उन सब चीज़ों को देखो। फाइब्रॉइड को प्राइमरी मत मानो, तो बाकी सब चीज़ें इन प्लेस हैं, सब अच्छा है। फिर आपने ट्राई कर लिया, थोड़ा बहुत फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले लिया, फिर भी नहीं हो रहा, आप हायर ट्रीटमेंट पे जा रहे हो, तो फिर डॉक्टर को और आपको मिलके ये कंपैरेटिवली असेस करना है कि इस फाइब्रॉइड को निकाल देने से हमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। हर फाइब्रॉइड को निकाल देने से प्रेगनेंसी हो जाएगी ऐसा नहीं है। हो सकता है अगर आप फाइब्रॉइड के निकालने की सर्जरी करो तो वो हार्म भी कर दे, क्योंकि वो यूट्रस पे एक इंसीजन दे रही है और ब्लड सप्लाई कम कर रही है।
तो फाइब्रॉइड को ऐसे आनन फानन में निकलवा देना आपकी इनफर्टिलिटी के लिए डेट्रीमेंटल भी हो सकता है। ओके तो जो लेडीज़ चाहती हैं कि उनको फाइब्रॉइड्स ना हो तो कुछ ऐसे प्रिवेंशन के तौर पर वो अपने लाइफस्टाइल में अपना सकती हैं कि हम आज से ऐसे क्या बदलाव करें कि फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस हम कम से कम कर सकें? सब कुछ तो आप लोग करना नहीं चाहते हो, पर फिर भी कोशिश करो कि अपना वेट मेंटेन करो, एक्सरसाइजेस करो, ग्रीन वेजेस ज़्यादा लो, मीट कम लो थोड़ा सा, और विटामिन डी का भी थोड़ा बहुत अपना सप्लीमेंट कर लो, और दूसरा प्लास्टिक्स का यूज़ थोड़ा कम करो। बहुत ज़्यादा तो आप डिफरेंस नहीं कर सकते, लेकिन ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर। तो अगर आप अपना वेट थोड़ा कंट्रोल कर रखोगे तो फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स एक बार आप फिर से बता दीजिए कि ये रेड फ्लैग्स देखे इसका मतलब फाइब्रॉइड्स हो सकता है, तो एक बार डॉक्टर से जाके मिल लीजिए। जैसे कि हैवी पीरियड होना, एनीमिया, फटीग होना, आपको बेली फूलना, या कॉन्स्टेंटली बैक एक होते रहना, शियाटिका जैसा पेन भी हो सकता है, या क्रोनिक पैल्विक पेन होना लोअर हिस्से में, या आपका यूरिन और कॉन्स्टिपेशन का मेजर इशू होना। तो ये सब रेड फ्लैग साइंस अगर आपको हो रहे हैं तो आपको डेफिनेटली गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करना चाहिए। बिल्कुल, और जितना हो सके अर्ली डायग्नोज करें उतना बेटर है, ट्रीटमेंट भी जल्दी होगा और इसका पता भी लगाया जा सकता है। परफेक्ट। तो आई थिंक इस सेशन में डॉक्टर हम लोगों ने जो फाइब्रॉइड्स पर बातचीत की है वो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं केसेस तो आई एम श्योर इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए और इतनी ब्यूटीफुली हर चीज़ को बताने और समझाने के लिए। आई होप आपने भी सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में फाइब्रॉइड से रिलेटेड कोई और सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।